हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11th का फिजिक्स, जिसका एक टॉपिक है बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय क्या होता है आज हम आपको बढ़ाएंगे और इसको प्रूफ करके भी देखेंगे क्या होता है बर्नौली का प्रमेय। देखिए, इसके पहले कथन को देख लेते हैं कि क्या होता है। जब कोई आदर्श द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो नियत होता है। आपको पता होगा गतिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, दाब ऊर्जा क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है एकांक आयतन की कुल ऊर्जा। एकांक आयतन की कुल ऊर्जा क्या होती है, चलिए आपको बताएं। एकांक आयतन, देखिए जितनी भी ऊर्जाएं यहाँ पे लिखी गई हैं सब एकांक आयतन के लिए लिखा गया है। वो पी हो, 1/2 रो बी स्क्वायर हो, रो जी एच हो, ये सब देखिए। ये रो जी एच जो हमारा है ये स्थितिज ऊर्जा है। 1/2 रो बी स्क्वायर जो हमारा है ये गतिज ऊर्जा है। और जो हमारा पी है ये हमारा कह सकते हैं दाब ऊर्जा है, जो एकांक आयतन के लिए लिखा गया है। एकांक आयतन का मतलब क्या होता है, संक्षेप में बता दे रहे हैं। देखिए दाब ऊर्जा क्या होता है, देखिए दाब ऊर्जा हमारा जो होगा वो कार्य के बराबर होगा। तो कार्य कितना होगा, तो जब इसका एकांक आयतन क्या है, एकांक आयतन का मतलब होता है कि जिससे हमारा दाब ऊर्जा जो होगा, दाब ऊर्जा ये हमारा कार्य के बराबर होगा। और हमारा कार्य कितना होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन, कार्य कितना होता है, बल गुणे विस्थापन। अब बल मेरा मान लेते हैं F है और विस्थापन कितना है, x है। अगर जो हम बल को दाब के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं P × A। तो हमारा कितना होगा, कह सकते हैं दाब ऊर्जा हमारा हो जाएगा, दाब ऊर्जा जो हमारा होगा वो हो जाएगा PAX। देखो A × X, अगर जो A × X को मल्टीप्लाई में करें तो ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा हो जाएगा आयतन। ये हम लिख सकते हैं इसको द्रव्यमान क्षेत्रफल गुणे में विस्थापन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा आयतन। अगर जो हम लिखें प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, तो हमारा जो दाब ऊर्जा जो होगा PV/V। तो V से V कट जाएगा तो आ जाएगा P। देखिए प्रति एकांक का मतलब होता है कि उसके हर में V से डिवाइड करना। जितनी भी ऊर्जाएं हैं, वो स्थितिज ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, या स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, उसके आयतन से क्या करेंगे, उसके हर में कह सकते हैं मतलब जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, V से डिवाइड करते हैं, V से भाग कर देते हैं। अगर जो हम V से भाग कर देंगे तो हमारा जो ऊर्जा होगा वो प्रति एकांक आयतन में हो जाएगा। तो चलिए उसको हम प्रूफ करके देखते हैं। बर्नौली ने जो कहा है क्या वो सही है या गलत है। तो चलिए हम बर्नौली के प्रमेय को पहले उसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखिए टू डिस्टेंस पे देखिए H1 और H2 डिस्टेंस पे एक हम पाइप रखें जिस पाइप का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो असमान है। इसको हम बोल रहे हैं A1 है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A2 है। और इसमें जो प्रवाहित हो रहे हैं द्रव वो आदर्श द्रव है। आदर्श द्रव का जो घनत्व है मान ले रहे हैं V है। और यहाँ पे जो वेग है मान ले रहे हैं इस पे V1 और यहाँ पे V2। ये X सिरा है, ये Y सिरा है। देखिए बर्नौली के प्रमेय को चलिए प्रूफ करते हैं। क्षैतिज तल से H1 ऊंचाई पे उसका एक सिरा है, एक पाइप हम ले लिए हैं जिस H1 ऊंचाई पे एक सिरा X है और दूसरा सिरा हम मान ले रहे हैं Y है, जिसकी ऊंचाई क्षैतिज से कितना है, S2 है। इसमें एक आदर्श द्रव प्रवाहित हो रहा है। यदि आदर्श द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व यहाँ पे ले लिया गया है, कितना है, रो है। देखिए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। अगर जो इस तरह से ये प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, तो देखिए उसमें द्रव द्वारा दाब ऊर्जा कितना लगेगा। तो द्रव द्वारा लिखेंगे, द्रव
द्वारा द्रव द्वारा द्रव द्वारा द्रव द्वारा किया गया कार्य, जो द्रव द्वारा किया गया कार्य होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, दाब ऊर्जा हो जाएगा। दाब ऊर्जा, देखिए दाब ऊर्जा कितना किया गया कार्य कितना होगा, बल गुणे में विस्थापन होगा, बल गुणे में विस्थापन होगा। ये अभी एक्स सिरे के लिए हो रहा है, एक्स सिरे के लिए, एक्स सिरे के लिए कर रहे हैं हम, द्रव द्वारा किया गया कार्य। दाब ऊर्जा कितना हो गया हमारा, बल गुणे विस्थापन, तो बल कितना है F, और एक्स सिरे के लिए हो रहा है तो यहाँ पे बल लगेगा जो हमारा F1 हो जाएगा। हम मान ले रहे हैं विस्थापन कितना है V1 है। V1 क्यों कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं, यदि समय कितना ले रहे हैं, हम मान ले रहे हैं समय है मेरे पास 1 सेकेंड, ये अविरतता के सिद्धांत में बताए थे, और उसका वेग कितना है V1 है, द्रव का वेग V1 है, द्रव 1 सेकेंड में कितना वो दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर होता है वेग गुणे समय, तो वेग समय यानी हमारा जो दूरी आएगा कितना आएगा V1 आएगा, यानी यहाँ पे हम लेंगे बल F1 और दूरी विस्थापन कितना लेंगे V1, F1 बराबर हो जाएगा हमारा P1A1, इसलिए W1 बराबर, यहाँ पे हम W1 लिख दे रहे हैं, W1 बराबर कितना हो जाएगा P1A1V1। देखिए एक्स सिरे के लिए द्रव द्वारा किया गया कार्य, दाब ऊर्जा बराबर होता है जो हमारा किया गया कार्य होगा, जो हमारा किया गया कार्य होगा वही दाब ऊर्जा के बराबर होगा। तो दाब ऊर्जा कितना है हमारा, बल गुणे विस्थापन, तो हमारा जो कार्य है हम कितना लिए उसको W1 मान लिए हैं, तो W1 हमारा कितना हो गया, W1 बराबर हो गया हमारा F1 इंटू में V1। F1 कितना होगा हमारा, F1 बराबर लिख सकते हैं P1 इंटू A1, दाब के अगर जो हम उसमें देखें सापेक्ष में लिखें तो हो जाएगा हमारा इतना। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं Y सिरे के लिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं W2 बराबर में P2A2V2, वही प्रोसेस रहेगा जो प्रोसेस हम यहाँ पे करते आए हैं। Y सिरे के लिए द्रव द्वारा किया गया कार्य हम मान लेंगे W है, दाब ऊर्जा कितना हो जाएगा, जो हमारा कार्य होगा वही हमारा दाब ऊर्जा हो जाएगा। तो देखिए कार्य में कुल कितना कह सकते हैं हमारा परिवर्तन हुआ, पहले मेरे पास कार्य था W1, अब कार्य हो गया W2, तो लिखेंगे नेट कार्य, नेट यहाँ पे ही लिख देते हैं इसको मिटा करके, नेट कार्य कितना होगा चलिए देखते हैं। देखिए नेट कार्य लिखेंगे, नेट कार्य कितना होगा हमारा, तो इसको मान ले रहे हैं W है, तो नेट कार्य हमारा को W1 माइनस W2। W1 कितना था, W1 था P1V1 ऐसे, W1 था हमारा A1V1 P1, इसके बाद माइनस ये था हमारा A2V2 P2, ये हमारा W1 था, ये हमारा W2 था, इसको लिख लिए हैं। अब देखिए अगर जो हम यहाँ से देखें A1 इंटू V1 A2 इंटू V2, अविरतता का सिद्धांत, अविरतता के सिद्धांत से, अविरतता का सिद्धांत आप पढ़े होंगे कि अविरतता का सिद्धांत क्या होता है। अविरतता का सिद्धांत ये होता है A1V1 बराबर होता है A2V2 के, इसके बराबर हो जाएगा हमारा EM बाई में रो। EM बाई रो क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये हमारा क्षेत्रफल है और ये हमारा क्या है, वेग है। क्षेत्रफल और वेग का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना लेगा क्या, ये हमारा क्षेत्रफल है, ये हमारा विस्थापन है, जैसा कि हम यहाँ पे बताए थे दूरी है। तो जब क्षेत्रफल और दूरी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना लेगा आयतन। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, इसीलिए हम इसके बराबर कर दिए हैं। अगर जो ये मान हम W के बराबर में रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा EM बाई रो P1 माइनस में EM बाई रो
P2। अब यहाँ पे अगर जो हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा P1 माइनस P2 बराबर में m/ρ। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये हमारा जो अभी निकला है ये हम कह सकते हैं दाब ऊर्जा है। ये दाब ऊर्जा हो गया। अब इसके बाद नंबर आता है आपका स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा कैसे होगा, पहले सबसे पहले निकालेंगे गतिज ऊर्जा। एक्स सिरे पर द्रव का गतिज ऊर्जा, एक्स सिरे पर द्रव का गतिज ऊर्जा कितना होगा, तो चलिए आइए उसको निकालते हैं सबसे पहले। तो एक्स सिरे की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ की बात कर रहे हैं। तो एक्स सिरे पर मान लेते हैं द्रव का वेग कितना है, v1 है, और मास कितना है, m है। 1 सेकंड में मान लेते हैं मास, जो द्रव का मास जा रहा है 1 सेकंड में उतना m प्रवाहित हो रहा है, तो उसका जो कह सकते हैं गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/2 v1 का स्क्वायर। इसी प्रकार y सिरे पर द्रव का गतिज ऊर्जा कितना होगा, K2 बराबर में हो जाएगा 1/2 v2 स्क्वायर, यानी K1 K2 हो गया। अब नंबर आता है कि देखिए पहले मेरे पास कितना गतिज ऊर्जा था, पहले मेरे पास ये जान सकते हैं कि ये वेग क्या होता है, कम होता है, और ये वेग अधिक होगा। ये जो v1 का मान होगा ये कम होगा और v2 का मान क्या होगा, अधिक होगा। यानी कह सकते हैं v1 का वेग जो होगा, ये जो v2 हमारा होगा, ये बहुत तेज होगा। किससे, v1 से। क्यों, क्योंकि इसका एरिया कम है और इसका एरिया अधिक है। 1 सेकंड में जितना द्रव्यमान यहाँ से एंट्री करेगा उतना ही द्रव्यमान 1 सेकंड में इधर से एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो v1 का वेग v1 होगा वो v2 से कम होगा, यानी कह सकते हैं v2 का वेग अधिक है। अगर जो v2 का वेग अधिक है तो काइनेटिक एनर्जी मेरा यहाँ पे क्या था, कम था। कम क्यों था, क्योंकि इसका वेग कम था। अगर जो वेग कम था तो मेरे पास गतिज ऊर्जा शुरुआत में x सिरे पर कितना था, कम था। लेकिन जब हम इसको y सिरे पे गए तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा कितना हुआ, वृद्धि हो गया। क्यों, क्योंकि मास वही है, वेग क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो अगर जो मास सेम है और वेग बढ़ गया तो मेरे पास इसमें गतिज ऊर्जा में क्या हो गई, वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई है, हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे गतिज ऊर्जा में वृद्धि। गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, K बराबर K1 माइनस, यहाँ पे करेंगे K2 माइनस K1, क्योंकि K1 क्या था मेरे पास पहले कम था, बाद में अधिक हुआ, तो K2 माइनस K1। तो K2 का मान रखेंगे 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 K1 का रखेंगे 1/2 v1 का स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसको आप समीकरण नंबर 2 कह दीजिए। ये देखिए जो निकला है ये गतिज ऊर्जा में अब की बार वृद्धि है। क्यों वृद्धि है, क्योंकि मेरे पास पहले गतिज ऊर्जा क्या थी, कम थी। बाद में जब हम y सिरे पे गए तो वहाँ पे गतिज ऊर्जा अधिक हो गई। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो वेग है द्रव का वो बढ़ गया, और जब द्रव का वेग बढ़ गया तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। पहले कम था, बाद में अधिक हुआ। अब निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, चलिए स्थितिज ऊर्जा आप लोग जानते होंगे। देखिए लिखेंगे x सिरे पर द्रव का स्थितिज ऊर्जा। x सिरे के लिए बात हो रहा है। x सिरे पर कितना हाइट है, h1 है, ठीक है। अब देखिए u1 इसको हम लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा mg, गुरुत्वीय त्वरण तो सेम रहेगा h1। अगर जो हम इसी प्रकार लिखें y सिरे पर द्रव का स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, तो ये लिखेंगे u2 बराबर में mgh2। देखिए जब x सिरे के लिए हुआ तो mgh1 सभी लोग जानते हैं, जो बेसिक मानक सूत्र होता है क्या होता है, u बराबर में mgh होता है। तो यहाँ mg तो हो गया, यहाँ हाइट कितना था, h1 था, तो h1 लिख लिया गया। y सिरे के लिए कितना किया, देखिए जब हाइट अधिक था तब मेरे पास जो स्थितिज ऊर्जा थी वो अधिक थी। क्यों, क्योंकि जब हाइट अधिक होती है तब स्थितिज ऊर्जा भी अधिक होती है। लेकिन जब हाइट में कमी हुई तो फिर हाइट में जब कमी हुई तो स्थितिज ऊर्जा में भी कमी हुई। देखिए जब मास सेम होता है और हाइट में परिवर्तन करते हैं, ऊंचाई में जब आप परिवर्तन करते हैं
तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित होने लगती है, यानी हाइट के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। तो ठीक यहाँ पे देखिए क्या है, हाइट जब अधिक था तो स्थितिज ऊर्जा अधिक था, हाइट जब कम हुई तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आ गई। देखिए ये मेरे पास प्रारंभिक स्थिति था जब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी अधिक था, लेकिन जब हम वाई सिरे पे गए तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई। तो हम देखना चाहते हैं कि कितनी कमी आई, यानी लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा में कमी। तो कितनी कमी आई है, ऊर्जा में कमी U हो रहा है तो U1 माइनस U2, ज़्यादा में से कम ऊर्जा है, माने मेरे पास पहले अधिक था स्थितिज ऊर्जा, बाद में स्थितिज ऊर्जा क्या हो गया, कम हो गया, तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो हो जाएगा mgH1 माइनस में mgH2, तो हो जाएगा mg कॉमन ले लेंगे तो H1 माइनस में H2, ये समीकरण नंबर 3 बोल देंगे, इसको 3 है। अब देखिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद नंबर आ गया कि कार्य ऊर्जा परमय से, कार्य ऊर्जा परमय से, कार्य ऊर्जा परमय क्या है, यही ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा नेट कार्य होगा, नेट कार्य हमारा क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा में वृद्धि हुई है, ऊर्जा में जो वृद्धि हुई है, ऊर्जा में वृद्धि इसी के बराबर हो जाएगा। जो हमारा नेट कार्य होगा ऊर्जा में वृद्धि की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2 M/, में रो बराबर में ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई है। तो मेरे पास देखिए गतिज ऊर्जा पहले क्या थी, कम थी, बाद में गतिज ऊर्जा में क्या हुई, वृद्धि हुई है। और स्थितिज ऊर्जा क्या थी, स्थितिज ऊर्जा मेरे पास पहले क्या थी, कम अधिक थी, बाद में स्थितिज ऊर्जा क्या हुई है, कमी हो गई है। तो हम ज़्यादा ऊर्जा में से कम ऊर्जा वाले को घटा देंगे। तो क्या पहले लिखेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कितना है, 1/2 m V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा में इतना वृद्धि हुआ था, लिखा गया है। और कमी कितनी हुई है, तो कमी हम लिख सकते हैं कितना हुआ है, लिखेंगे mgH1 माइनस में H2, इतना कमी हुआ है, यानी इतना स्थिर ऊर्जा में कमी और इतना स्थिर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ये हमारा नेट कार्य के बराबर हो जाएगा। तो देखिए P1 माइनस में P2 M/, में रो बराबर में, यहाँ से m कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर माइनस GH1 माइनस में H2, ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ से देखिए m को m से काट देंगे तो यहाँ बचेगा P1 माइनस में P2 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा रो, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते जाएंगे, 1/2 V2 का स्क्वायर 1/2 V1 का स्क्वायर माइनस GH1, देखो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस GH2। देखिए रो का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, P1 माइनस में P2 बराबर में 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस रो GH1 प्लस में रो GH2। देखिए जो माइनस वाला आपको दिख रहा है, चलिए हम ऊपर लिख देते हैं, माइनस वाले को ऊपर लिख देंगे। सबसे पहले माइनस वाले को ऊपर लिख देंगे। देखिए ये माइनस है, ये माइनस, इसको आप इधर बुला लीजिए। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस, इसको आप इसको बुलाइए रो GH1 बराबर में। आप क्या करेंगे, P2 को आप उधर ले जाएंगे तो प्लस प्लस, इसके बाद देखिए V2 का स्क्वायर 1/2 V2 का स्क्वायर रो V2 का स्क्वायर रो V2 का स्क्वायर प्लस क्या बचा है रो GH2। तो आप देख पा रहे होंगे P1 P2 1/2 रो V1 का स्क्वायर 1/2 रो V1 का स्क्वायर, इसके बाद रो GH1 रो GH2। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि P प्लस 1/2 रो V प्लस रो GH बराबर में नियतांक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारा बर्नौली का प्रमेय है
सिद्ध हो गया है। दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, नियत रहती है। तो आप देख सकते हैं जो उनका समीकरण था वो हमको मिल गया है। तो यहाँ पे ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अब इधर हम क्लास 11th फिजिक्स और क्लास 12